अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के बाद। बेसिकली इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो है ये वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हेल्थ इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल और इसके हेल्थ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बहुत सारी टाइप्स भी हैं और हम इस इकोनॉमिक इवैल्यूएशन को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस में से एक बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन-कौन सी इसकी टाइप्स हैं और किस तरीके से चीज़ ड्राइव हुई। उससे पहले हम आपको थोड़ा-सा बताएँगे कि हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या होता है। इस डेफिनिशन को ड्राइव करने के लिए हम थोड़ी-सी चीज़ें समझेंगे कि उससे पहले उस डेफिनिशन को ड्राइव करने के लिए हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट की उससे पहले क्या-क्या हमें एलिमेंट पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। लेट्स मेक इट सिंपल, लेट्स मेक इट इजी, लेट्स मेक इट कंसाइज। आसान लफ्जों के अंदर का साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी स्टडी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहता है और इस स्ट्रक्चर और बिहेवियर को जानने के लिए उसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना है। तो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू नो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है साइंस। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई भी चीज है, लेट्स सपोज ये पेन है। ये पेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पेन कैसा बिहेव करता है, इसके लिए मैं जो भी ऑब्जर्वेशन मेरी होगी और जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा वो चीज समझने के लिए, वो चीज मेरी कहलाती है साइंस। लेट्स मूव टू अ स्टेप अहेड। टेक्नोलॉजी, the application of science or application of scientific knowledge for the practical purpose। सही है। साइंस आपको समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या कैसा वो बिहेव करता है, उसको जानने के लिए हम जो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं वो साइंस है। और यूजिंग दैट साइंस और द साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज हेल्थ टेक्नोलॉजी? A health technology is the application of organized knowledge। ठीक है, ये उसी टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है एंड स्किल इज द इन द फॉर्म ऑफ द डिवाइस, मेडिसिन, वैक्सीन, प्रोसीजर्स एंड systems developed to solve a health problem and improve quality of lives। It means कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपने कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाई, आपने कोई ड्रग्स बनाई इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, आपने कोई वैक्सीन तैयार करी, आपने कोई प्रोसीजर्स बनाई, ये सारी की सारी हेल्थ टेक्नोलॉजीज। लेट्स सपोज पहले के दौर के अंदर डायलिसिस का तरीकाकार अलग था, आज डायलिसिस के लिए बाकायदा प्रॉपर मशीन मौजूद है। पहले की जो ओल्ड डेटेड जो सिटी स्कैन और एमआरआई की मशीन थी, आज जो लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट आया है। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो डिवाइसेस हो, चाहे वो मेडिकेशन हो, ड्रग्स हो, वैक्सीन हो, कोई भी नया तरीका कार ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसीजर्स हो, वो सारी की सारी चीजें कहलाती हैं हेल्थ टेक्नोलॉजी। लेट्स मूव टू व्हाट इज हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन आसान डेफिनेशन की अगर हम बात करें हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट की, वो ये डेफिनेशन है, अगर हम इसी के नाम से हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के नाम से इसकी डेफिनेशन ड्राइव करें तो लेट्स गो फॉर द मिडिल वर्ड, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? अप्लाइंग साइंस और अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज इन ऑर्डर टू असेस द ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ड, दैट इज असेसमेंट। applying scientific knowledge or applying science in order to assess of the health of an object। ठीक है, applying scientific knowledge in order to assess the health of an object is called health technology assessment। किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्थ को असिस्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो कहलाती है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। इसके अलावा इसके नीचे डेफिनेशंस हैं जो कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन है,
आप चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस जो हैं वो आपको मज़ीद भी मिल सकती हैं अगर आप गूगल के ऊपर या किसी और डेटाबेस के अंदर आप सर्च करें। अब उस हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट्स का एक है छोटा-सा, वो है प्रोसेस, कि किस तरीके से हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट की जाती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हम जैसे कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे की जाती है, वो एक छोटा-सा प्रोसेस है जो कि 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको हम 3 फेज मॉडल भी कहते हैं। पहले फेज के अंदर होता है असेस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक बंदा हो, चाहे दो बंदे हो, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे ग्रुप ऑफ द पीपल हो, चाहे क्लस्टर हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब लोग मिलके एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एक डिवाइस, एक टेक्नोलॉजी वो प्रपोज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। by using some uh, conceptual methods, by using any protocols, procedures, कोई मेथड को अप्लाई करते हुए उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन एक टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट करी और फिर उसको उन्होंने डिसिमिनेट करा किसको? पॉलिसी मेकर्स को, उन लोगों, ताकि उस छोटे से एक्सपेरिमेंट को वो जर्नलाइज कर सकें पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो फिर आपने उनको डिसिमिनेट करा और फिर उसके बाद जब उसका अप्रेजल हुआ सेकंड फेज के अंदर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब उसका अप्रेजल किया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अप्रेजल्स उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो छोटा सा एक जो एक्सपेरिमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ने करा है और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये डिवाइस बनाई है, ये डिवाइस पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या ये प्रोसीजर पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो फिर थर्ड फेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है। वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसकी चेक एंड बैलेंस, उसकी मॉनिटरिंग होती है कि इसका एक्चुअली में इम्पैक्ट आया भी है या नहीं आया है। दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिना जिसको कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट, कि क्या हमने कोई एक प्रोसीजर, कोई ट्रीटमेंट हमने इम्पोज किया लोगों के ऊपर, उसका कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं है, या कोई उसका हमने जो एफर्ट करी वो कहीं एफर्टलेस एफर्ट तो नहीं थी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट, वॉट एवर, ये पाकिस्तान की बात हो, इंडिया की हो, साउथ एशिया की हो या किसी भी जगह। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट्स के इटसेल्फ, इसके कुछ अपनी जो है वो एलिमेंट्स, अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज अगर हम इसकी क्लिनिकली की बात करें, ठीक, इसके अंदर एफिकेसी होती है, सेफ्टी होती है, इफेक्टिवनेस होते हैं, अदर आउटकम्स होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, पॉपुलेशन इफेक्ट होते हैं, कि क्या ये जो आपकी ट्रीटमेंट है या ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है भी या नहीं है, कितनी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है। दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट इन द अप्रेजल। अगर इसकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक, क्या ये इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, कि क्या इसकी यूटिलिटी, कॉस्ट यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिवनेस। अगर मेरे अंदर यूटिलिटी मौजूद है तो आई एम प्रोडक्टिव, अगर मेरे अंदर यूटिलिटी मौजूद नहीं है तो आई एम नॉट प्रोडक्टिव। तो वो सारी चीजें हैं कि क्या कॉस्ट के बदले जो चीज हम उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं, क्या इट्स वर्थ इनफ, इस कॉस्ट के बदले ये उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज होती हैं, जो भी चीज होती है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, वो कहलाते हैं इकोनॉमिक डोमेन। फिर बात होता है पेशेंट रिलेटेड, कि क्या जो पेशेंट्स हैं, जो इसके यूजर्स हैं, जो इसको ले रहे हैं, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वो एथिकली ठीक है या नहीं है वो टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस तो उसके नहीं है, और दूसरे इसके अलावा कोई और पैरामीटर्स क्या वो है या नहीं, ये सारे के सारे पेशेंट्स को देखने के डोमेन से देखने पड़ते हैं कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या कोई इश्यूज और तो नहीं होंगे जो इसके यूजर्स हैं टेक्नोलॉजी। इसके बाद काम करते हैं, हम बात करते हैं डिफ्यूजन्स की, ऑर्गेनाइजेशंस के, जो लार्ज सेट्स के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मजीद इसके अंदर पिगी बैगिंग इसके लिए जो लोग रिसर्चेस कर रहे हैं ताकि इसको सपोर्ट दिलाया जा सके, उन लोगों के लिए क्या इसके एप्लीकेशंस, लाइक डिफ्यूजन हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों तक फैलाई जा सकती है, स्किल्स और रूटीन एजुकेशन ट्रेनिंग दी जा सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है लोगों के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर इंक्लूड होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। अच्छा,
अब हम बात करते हैं हर एक एक हर एक जितनी भी डोमेन्स हैं, कोई इंजीनियरिंग की बात करता है, कोई मेडिकल साइंस की बात करता है, कोई एस्ट्रोनॉमी की करता है, कोई जियोग्राफी की करता है। हर एक एक डोमेन्स की अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। अगर हम बात करें हेल्थ इकोनॉमिक्स की, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स के भी अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्थ को असेस करके देखती, यही पर्पस हुआ ना। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो हेल्थ टेक्नोलॉजी है हेल्थ इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर एक होता है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। अब इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो है ये हेल्थ इकोनॉमिक्स की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप हेल्थ को असेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो है इसके अंदर मजीद और बहुत टोटल 6 टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक टाइप जो है वो 4 है, बाकी जो 2 है वो इसके अंदर से ड्राइव हुई। जो 4 मेजर टाइप्स है उसके अंदर आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। इसके अलावा 2 और होती हैं, कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस और बजट इम्पैक्ट एनालिसिस। लेकिन वो दोनों एनालिसिस जो हैं दे आर आल्सो अ सब कैटेगरीज ऑफ दीस 4। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, इसकी जो बहुत टाइप्स है, पहली बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस। कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस के अंदर इनपुट क्या है, इनपुट कॉस्ट देते हैं, ये कॉस्ट हुई है, इस कॉस्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कि समटाइम्स जब भी मल्टी डायमेंशनल आउटकम्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो फिर आप समटाइम्स ये वाला एनालिसिस वहां पे परफॉर्म करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल इसका एनालिसिस है, यहाँ वहाँ अलग अलग, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और वो सारी चीजें आपस में लिंक नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हैं आपके पास जब आप करते हैं कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस के अंदर डेफिनेटली जो जो इनपुट है वो कॉस्ट ही है। इसका जो आउटकम है वो है आपका आउटकम जो है उसकी आउटकम्स का जो मेजरिंग यूनिट है दैट कुड बी सेम। सही है। जब मैं इसकी एग्जांपल आपको करवाऊंगा तो वो आपको पता चलेगा कि एक से ज्यादा जो आउटकम्स हैं उनका रिजल्ट सेम है, तो फिर उसके लिए डिफरेंट कॉस्ट है। सही है। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे दूंगा, बाकी आपको डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कि एक रोड है, उसके ऊपर आप एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऊपर से बना देंगे जिसके लिए आपके लिए 1 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है, और एक स्पीड ब्रेकर बना देंगे जिसके लिए खाली 10,000 रुपीज रिक्वायर्ड है। जब आप पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना देंगे तो 50 एक्सीडेंट आप पर डे रोक सकते हैं, और जब आप एक स्पीड ब्रेकर बना देंगे 10,000 का, जब भी 50 एक्सीडेंट आप एक दिन में रोक सकते हैं। तो आउटकम दोनों का सेम है, 50 एक्सीडेंट ही रुकेंगे दोनों की वजह से। तो फिर ओवर ब्रिज बनाया जाए या आपको स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस उस जगह पे काम करता है जहाँ पे आपके आउटकम्स जो है वो सेम। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस की बात करते हैं जब आपके पास एक सिंगल डोमेन का आउटपुट है या एक सिंगल डिजीज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप उस डिजीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो वहां पे आप करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, क्योंकि आप इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, आप अपनी इंटरवेंशन की, अपनी ट्रीटमेंट की टूवर्ड्स द स्पेसिफिक डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है। थर्ड बात करते हैं कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिव बात करते हैं कि अगर मेरे अंदर यूटिलिटी है तो मैं प्रोडक्टिव हूँ, यूटिलिटी नहीं है तो मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। तो इट मींस कि अगर मेरी लाइफ के अंदर क्वालिटी है तो मैं प्रोडक्टिव हूँ, मेरी लाइफ के अंदर क्वालिटी नहीं है तो प्रोडक्टिव नहीं हूँ। तो इसका जो आउटकम्स होता है वो आता है हेल्थ एडजस्टेड क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर। तो ये इससे रिलेट करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर मैंने कितनी पैसे लगाए और मुझे उसमें से कितने पैसे मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट। So this is all about the types of economic evaluation. Let's move to the second slide. अच्छा, अब जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर जो आपको बताया कि ये 5 टाइप्स थी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के, इसके अलावा एक बजट इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि बजट इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है। बजट इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है कि जब आपने कोई एक स्टडी या कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, एट द मिडिल ऑफ द स्टडी और प्रोग्राम आपको पता चला कि जैसा आपने एक्सपेक्ट
किया था वैसा आपके सामने नहीं रिजल्ट आ रहा, इट मीन्स आपके रिसोर्सेज, आपके फंड्स, आपके बजट खत्म हो गए हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हमें एक काम करना चाहिए, हमें पूरा दोबारा से अपने प्लान को रिफॉर्म करना चाहिए और फिर हमने देखना चाहिए कहाँ पे हमने कितना एक्सपेंस करना था और हमने कितना ज़्यादा कर दिया, और कितने से ज़्यादा करा तो फिर हम बाकी के प्रोग्राम को, जो रिमेनिंग बजट और रिसोर्स हैं, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को या अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो जब ड्यूरिंग ऑफ द स्टडी आपको पता चले कि आपकी बजटिंग गलत थी, तो इसके बाद आपको पूरी की पूरी बजट का रिफॉर्म करना पड़ता है, और वो जो रिफॉर्म होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस को समझने के लिए आपको चाहिए होता है बजट इम्पैक्ट एनालिसिस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स मूव टू अवर स्लाइड्स। इस स्लाइड्स के अंदर ये लिखा है कि कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस के अंदर जो ऑप्शंस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं एक से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शंस अक्रॉस हेल्थ सेक्टर, तो ये आई डोंट नो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हेल्थ सेक्टर, ऑप्शन इनसाइड एंड आउटसाइड हेल्थ सेक्टर नहीं है, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं। इन द सेम वे अगर आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यूटिलिटी, बेनिफिट्स की बात करें, सब इकोनॉमिक इवैल्यूएशन की टाइप्स की बात करें, तो उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू स्पेसिफिक, डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और अगर हेल्थ की बात करें तो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो अक्रॉस द हेल्थ सेक्टर है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो भी एक अक्रॉस द हेल्थ सेक्टर है, जबकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस दूसरे डोमेन के अंदर भी ये कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो कहाँ-कहाँ पे उसकी एक्सेसिबिलिटी है, कहाँ कौन-कौन सी एनालिसिस किस-किस डोमेन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अदर देन हेल्थ, इस चार्ट के अंदर बताया गया। अच्छा, एक होता है वी स्टेप्स। वी स्टेप जो है, वी इज़ एन एब्रिविएशन। वी का मतलब होता है वाइडर कॉन्टेक्स्ट, कि आपकी जो प्रोग्राम है, जो आपकी इंटरवेंशन है, उसका किस कॉन्टेक्स्ट तक वो जा सकता है, कितना वाइडर जा सकता है, या पाकिस्तान के लिए है, या साउथ एशिया के जो 8 कंट्री है उनके लिए, या पूरे एशिया के लिए है, या दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए भी, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो ये हमें देखना पड़ता है कि कितना ज्यादा कॉन्टेक्ट है, या सिर्फ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए हो सकता है, तो कितना उसका जो होराइजन है ब्रॉड है। अपार्ट फ्रॉम द ई, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ई की बात करें, ई इज एन एफिशिएंसी, कि आपकी जो इफेक्टिवनेस जो आप प्लान कर रहे हैं, उस प्लान के लिए आपके पास कितनी, जो आपका प्लान है वो कितना एफिशिएंसी उसकी हो सकती है, जो आपका प्रोडक्ट है या आपका जो प्रोग्राम है, जो आपकी इंटरवेंशन है, जो आपकी ट्रीटमेंट है, जो आपका प्रोसीजर है, वो किस हद तक एफिशिएंट हो सकता है। इसकी बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब ये कि क्या अगर एक पार्टी को कोई ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बाकी दूसरी पार्टी को कम तो नहीं मिल रहा, सबको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेनिफिट जो है वो उस पॉपुलेशन के लिए सब स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपर क्लास के लोग तो इसको आप देख सक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी होनी चाहिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एस, उसका स्कोप कितना है, कि क्या स्कोप उसका ब्रॉडर है या नैरो है। नैरो स्कोप होना कोई बुराई नहीं है, उसका स्कोप नैरो हो सकता है, क्योंकि वो एक छोटे ग्रुप के ऊपर भी करके देख सकते हैं। समटाइम्स आपको लगता है कि इसका स्कोप ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस ड्रग्स की, इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसको हम अभी इतने ब्रॉड स्कोप के ऊपर नहीं करते, छोटा सा फिजिबिलिटी करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पायलट टेस्टिंग देन वी विल थिंक ऑफ कि हाँ हम इसको ब्रॉडर स्कोप कर सकते हैं उसका। अगर टाइम की बात करते हैं कि टाइम क्या है, SRA LR है। SR इज एन एब्रिविएशन ऑफ शॉर्ट रन, और LR इज एन एब्रिविएशन ऑफ लॉन्ग रन, कि क्या आपकी जो इंटरवेंशन है वो शॉर्ट रन के लिए इफेक्टिव रहेगी, कामयाब है, या लॉन्ग रन के लिए कामयाब है, या दोनों के लिए कामयाब है। तो ये चीज आपने इवेल्युएट करना पड़ता है जब आप भी कोई चीज डिजाइन करते हैं। ई फॉर इफेक्टिवनेस, क्या इफेक्टिवनेस है, कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो मीट हुआ या नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव तो मीट हो नहीं पा रहा, दूसरा ऑब्जेक्टिव उससे मीट हो रहा है, तो लेकिन वो ऑब्जेक्टिव भी आपका मीट होना चाहिए। इसके बाद होता है प्रायोरिटाइजेशन, कि क्या आपकी प्रायोरिटाइजेशन थी कि जो जो आप चीज रखते थे कि हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, क्या उन्होंने उसको, जो क्वेश्चंस थे उसको उसने एड्रेस किया या नहीं किया। इसके बाद करते हैं स्केल एंड मैग्नीट्यूड, कितने इम्पैक्ट का, कितने मैग्नीट्यूड का इसने इम्पैक्ट डाला उसके ऊपर। तो वो एक इट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स, उसके थ्रू ये बताता है एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हुए 40% है, 30% है, जो भी वॉट एवर द केस में भी, तो ये चीज उससे रिफ्लेक्ट करती है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकली पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगर पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट की ना भी बात हो तो कोई भी हेल्थ केयर इस चीज पे डिपेंडेंट है। इस पूरे चार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। वो ये बात है कि पहले हम बात करें ए से 3 एरो निकलते हैं। एक एरो ए से बी पे जाता है, एक एरो ए से सी पे जाता है और एक एरो ए से एच पर जाता है। 3 एरो जाते हैं। ए क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इन्फ्लुएंस हेल्थ, हेल्थ को क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशंस है, मेरी कोई ऐसी जॉब है जो कि मैंने बर्नर के सामने खड़े रहना है तो वो इफेक्ट करेगी हेल्थ को। क्या ऑक्यूपेशन है, कंजम्पशन पैटर्न है, मैं फास्ट फूड या जंक फूड बहुत खाता हूँ, एजुकेशन है, इनकम मेरी अच्छी नहीं, तालीम मेरी इतनी अच्छी नहीं, मुझे अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को। इससे हम बात करते हैं बी पे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ एक्चुअली है क्या, बनती क्या है। जो चीजें हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे वो हेल्थ को बनाती हैं। बी जो ए के अंदर बताई गई हैं वो बी के अंदर बनाती हैं, ए से बी बनता है। तो व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इट इज वैल्यू, तो परसीव एट्रीब्यूट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ स्टेटस इंडेक्स, वैल्यू ऑफ लाइफ एंड यूटिलिटी स्केल्स ऑफ हेल्थ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं सी की कि क्या जो चीज ए में है उसकी हमें डिमांड है, उसको वो चीज हमें चाहिए। अच्छा ऑक्यूपेशन होना चाहिए, अच्छे कंजम्पशन होनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोगों की इनकम इतनी अच्छी होनी चाहिए। वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो सी के अंदर हमने बात करी, वो हमने डिमांड की बात करी है। जब सी के अंदर डिमांड है तो सी और डी के दरमियान के अंदर एक एक बाई डायरेक्शनल बना है, यूनिडायरेक्शनली बाई डायरेक्शनल एरो का लिंक बना हुआ है। वो है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल यहाँ पे एरो बना है। और इसके बाद अगर हम बात करें ए से, दोबारा रेफर बैक टू ए से एक आता है एच के ऊपर भी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सी और डी, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उतने को देखते हुए सप्लाई है। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। इनको देखते हुए जो भी इवेल्युएशन की जाती है ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट करने के लिए वो का एक पहले माइक्रो लेवल के ऊपर टेस्टिंग होती है, इट्स अ काइंड ऑफ पायलट स्टडी और फिजिबिलिटी। उसको आपने ई के ऊपर माइक्रो टेस्टिंग करी और फिर ई से आपने जी के ऊपर आपने होल सिस्टम के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर टेस्टिंग करा। सी से डी से अगर हम एफ पे आते हैं तो जहां पे डिमांड को मार्केट की सारी सप्लाई फुलफिल करने में कामयाब हो जाती है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम ये आपको इनिशियल चैप्टर्स के अंदर भी बताया गया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड से सप्लाई ज्यादा हो गई तो सप्लाई हमारे पास आ गई ज्यादा, एक्सेस में हो गई, फिर वो हमें सप्लाई कम पैसों में बेचनी पड़ेगी तो कंज्यूमर को फायदा हो जाएगा कम पैसों में खरीद के। तो दैट्स द फिनोमेना ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। और अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो इतनी डिमांड नीडेड है, जो कम सप्लाई है उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो फिर जो कंज्यूमर इसे खरीदेगा वो ज्यादा पैसों में खरीदेगा, फिर कंज्यूमर का फायदा नहीं होगा, फिर प्रोड्यूसर का फायदा होगा, वो कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस है। तो जो एफ का जो कॉन्सेप्ट है एफ सेल का, वो सी और डी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स मूव टू अवर ए, व्हाट इज इन्फ्लुएंस हेल्थ, और हमने बताया फिर बी में जो हेल्थ बनती है, बी के बाद जितनी डिमांड है वो हमें चाहिए, डिमांड जितनी सप्लाई होनी चाहिए, इन दोनों को मार्केट इक्विलिब्रियम के बराबर होना चाहिए। फिर उसका देखते हुए आपको डिमांड को देखते हुए एक माइक्रो इवेल्युएशन होगी और ई को देखते हुए जी के अंदर एक मैक्रो इवेल्युएशन होगी। और ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो एनालिसिस आप एक प्लानिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे उससे लिए, जो हर साल एक हेल्थ बजट प्रपोज होता है, जो कि अपना 18 अमेंडमेंट के बाद अब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है कि वो अपने अपने प्रोविंस को खुद हेल्थ के टर्म्स में मैनेज करेंगे। तो वो जो प्लानिंग और बजटिंग बनाएगी वो यही बनाएंगे, रेफर्ड बैक टू ए, कि जो भी हेल्थ को चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं वो सब लोगों के पास मौजूद हो ताकि हेल्थ को वो सही तरीके से इन्फ्लुएंस करें। तो ये पूरा जो आपको सिस्टम नजर आ रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम का फ्लो चार्ट है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, आप हमें हमसे पूछ सकते हैं और हमसे इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।